दोस्तों, यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें आप लोग जुट जाएंगे और उसके बाद तुरंत बाद ही कुछ वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं, तो इनकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सीरीज़ शुरू की हैं। तो उनको आप लोग यदि लगातार देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा और जो आने वाले वैकेंसीज़ हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और जो हमारी वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए और लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए। दोस्तों, शुरू करते हैं यूपी टेट की तैयारी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी की वर्णमाला। इसमें वर्णमाला से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है और जो भी आपको वर्णमाला में चाहिए वो सब कुछ इसमें मौजूद है। तो सबसे पहले भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहा जाता है, यानी कि जब हम कोई भी वाक्य बनाने को चलते हैं तो सबसे पहले ध्वनि या वर्ण का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अक्षर, उसके बाद पद या शब्द बनता है और फिर उसके बाद पदबंध और उपवाक्य के बाद वाक्य का निर्माण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो ध्वनि है। इसी को ही हम वर्ण भी कहते हैं और इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है: स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों का जो समुदाय है या एक व्यवस्थित समूह है, एक निश्चित क्रम है, उसको वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या 45 है, 45 है। इसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। लेकिन यदि लेखन के आधार पर देखा जाए तो वर्णों की संख्या 52 हो जाती है, 52 हो जाती है। इसमें 13 स्वर होंगे, 35 व्यंजन होंगे और 4 संयुक्त व्यंजन होंगे। सबसे पहले इनको अलग अलग रूप में समझ लेना ज़रूरी है। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में बात करते हैं कि वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप में इनकी संख्या 13 है और उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 स्वर ही माने गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एवन एजुकेशन के द्वारा स्वयं ही तैयार किए गए हैं। अगर कोई इसमें आपके नॉलेज से मेल नहीं खाता है तो कृपया करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं। स्वर का अर्थ है स्वय, यानी कि अपने आप, और अर का अर्थ माना जाता है उच्चारण। इसी में 2 वर्ण अलग हैं, जैसे कि शीर्ष बिंदु वाला वर्ण, इसे अनुस्वार स्वर कहा गया है, और एक पार्श्व बिंदु वाला वर्ण है जिसे विसर्ग कहा गया है, और दोनों को मिला करके अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आपको मिल जाता है कि यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें तो ऐसे प्रश्न आपको मिले हैं कि पार्श्व बिंदु वाला वर्ण कौन सा है या निम्न में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है। तो हमें यदि जानकारी है तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण यदि किया जाए तो 6 प्रकार से होता है: मात्रा या उच्चारण के आधार पर, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा मुख द्वार के आधार पर, चौथा है होठों की स्थिति के आधार पर, पांचवा हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, और छठा है घोषत्व के आधार पर। पहला है मात्रा अथवा उच्चारण के आधार पर। ये वर्ण 4 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई और उ। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ और औ। गे यानी कि तीसरा है इसमें प्लुत स्वर।
जो प्लुत स्वर है उसमें 3 मात्रा काल या अधिक समय लगता है। इन्हें लुप्ताकार चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे हम अक्षर बोलते हैं ओम, तो इसमें 3 मात्रा काल से अधिक का समय लगता है। ऐसे चिन्हों को हम प्लुत स्वर, ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर कहा जाता है। घ संयुक्त स्वर, ये 2 विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं। जैसे ए प्लस ई, ए बनेगा, ए प्लस ए, ये बड़ा ए बनेगा, ए प्लस ओ बनेगा, और ए प्लस ओ, बड़ा ओ बनेगा। दूसरा है आपके जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ये भी निम्न भागों में बांटे गए हैं। पहला, अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है। ई, बड़ी ई, ए, बड़ा ए, कुल मिलाकर के 4 स्वर हैं। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। जैसे ए, ये एक स्वर है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी कि पीछे का भाग काम करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। तीसरा है मुख द्वार, यानी कि जो आपका मुख है, मुंह है, इसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है और ये भी 4 प्रकार से बांटा गया है। विव्रत, उच्चारण के समय मुख द्वार पूरा खुलता है तथा जीभ को बीच में रखा जाता है। जैसे आ। दूसरा है संवृत, उच्चारण के समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है। पूरा बंद नहीं रहता, लगभग बंद रहता है, बहुत थोड़ा सा खुला रहता है, ना के बराबर लगभग। ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। अर्थविवृत, अर्धविवृत होते हैं। उच्चारण के समय मुख द्वार आधा खुलता है तथा जीभ नीचे से बीच में बनी रहती है। जैसे ए, बड़ा ए, आओ और औ। अर्धसंवृत, उच्चारण के समय मुख द्वार आधा बंद रहता है तथा जीभ ऊपर से बीच में रहती है। जैसे ए और ओ। होठों की स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार हो जाते हैं। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ओ और औ। अव्रतमुखी होता है, स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे ए, आ, ई, ए। 5वां है हवा की नाक व मुंह से निकलने के आधार पर इसको अलग प्रकार से बांटा गया है। पहला है अनुनासिक स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है, तो वो अंग, आंग, इंग यानी कि चंद्रबिंदु ऊपर लगा होता है, वहाँ से आते हैं। दूसरा होता है निरुनासिक, निर्नुनासिक स्वर होते हैं। उच्चारण के समय केवल हवा मुख से निकलती है, जैसे ए, आ, ई निकलती है। इन्हें हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। 6 नंबर है, छठा है घोषत्व के आधार पर। देखिए, सबसे पहले घोष का अर्थ जान लेना जरूरी है। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। तो हमारे स्वर तंत्री में कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। यदि स्वर की बात की जाए तो सभी स्वर सघोष होते हैं। अब बात आती है व्यंजनों की। व्यंजन क्या है? व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर मिला होता है। परंपरागत रूप से देखें तो व्यंजनों की संख्या 33 है और यदि उसमें द्विगुण व्यंजन ड और ढ को मिला दिया जाए तो ये इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए निकलती है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ। तो वर्गों को अग्रलिखित रूप में बांटा गया। इनका क्रम है कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतय और ओष्ठ्य।
इनके वर्गों को कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग में बांटा गया और उनके उच्चारण स्थान हैं। कै वर्ग को कंठ से बोला जाता है, चै वर्ग को तालु से, टै वर्ग को मूर्धा से और तै वर्ग को दांत से बोला जाता है और पै वर्ग को होठों से उच्चारण किया जाता है। दूसरा है अंतस्थः व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच में स्थित होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, रे, ले और व। इन्हें हम तालव्य, वत्सर्य और दंतोष्ठ्य कहते हैं और इनके जो उच्चारण स्थान हैं, य का उच्चारण स्थान है तालु, रे का उच्चारण स्थान होता है दंत मूल या मसूड़ा या केवल कोमल मूर्धा, ले का जो उच्चारण है वो दंत मूल या मसूड़े से होता है और वे का उच्चारण ऊपर के दांत और निचले होठ को मिला करके होता है। उपरोक्त सभी सघोष ध्वनियाँ हैं और अल्प प्राण भी हैं। ये और वे को अर्धस्वर कहा जाता है क्योंकि कभी ये स्वर में प्रयोग होते हैं और कभी व्यंजनों में। रे को लुंठित वर्ण भी कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। इन्हें प्रकंपित भी कहा जाता है। ले जो व्यंजन है इसे पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे तो इन्हें हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखे गए हैं। शय तालव्य से यानी कि तालु से बोला जाता है। जो ये शय है दूसरा ये मूर्धन्य है और मूर्धा से बोला जाता है। स वत्सर्य है, दंतमूला मसूड़ा से बोला जाता है और है स्वर यंत्रीय है और इसको स्वर यंत्र यानी कि कंठ के भीतर से बोला जाता है। इसके अतिरिक्त जो जानकारी है कि ये अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ हैं और है ये सघोष और महाप्राण ध्वनि है। इसे एक तालिका के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। आप लोग इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। 5 वर्गों में बांटा गया, कै, चै, टै, तै और पै। इनके वर्गों के नाम भी लिखे हुए हैं, कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतय और औष्ठय। इनके उच्चारण स्थान हैं। इसके अलावा अघोष कौन सी वर्ण हैं हम देख रहे हैं कि पहला और दूसरा जो तालिका का पहला और दूसरा वर्ण है व्यंजन है वो अघोष है और बाद के जो तीनों हैं वो सघोष ध्वनियाँ हैं यानी कि व्यंजन है। अल्प प्राण पहला और तीसरा है, महाप्राण पहला, तीसरा और पांचवा है अल्प प्राण और दूसरा और चौथा वर्ण जो है व्यंजन है वो है महाप्राण। इसके अलावा जितने भी ये अंतिम यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो अनुनासिक यानी कि नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। घोष के आधार पर स्वर तंत्रियों में ध्वनि के कंपन को घोष कहते हैं। इसके आधार पर यानी कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा जाता है, अघोष और सघोष। हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है वो अघोष है और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष होता है। यदि प्राण के आधार पर हम बात करें तो प्राण का अर्थ होता है हवा, तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला उच्चारण में मुख से जिनमें कम हवा निकलती है तो पहले वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, और जब उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है तो जैसे उदाहरण के लिए हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में 6 ज्ञ और त्रय और श्रय 2 शामिल हैं। जैसे कि 6 है वो क और श से मिलकर बनता है। ज्ञ ज्ञानी जो होता है वो जय और न से मिलकर बनता है। त्रय तय और रै से बनता है और श्रय जो हो वो शय और रै से बनता है। इन व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कह देते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं।
उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है, तो इन्हें हम द्विगुण बोलते हैं। इसमें ड और ढ जो पहले संस्कृत में नहीं थे, ये विकसित हैं। तो ये सघोष ध्वनियाँ हैं और ड अल्प प्राण हैं और ढ महाप्राण हैं। तो एक कुल मिलाकर के इसका एक डिटेल समरी आपको यहाँ पर मैंने दे दी है। सघोष ध्वनियाँ 31 हैं और अघोष ध्वनियाँ 13 हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ 19 हैं और महाप्राण ध्वनियाँ 14 हैं। आप यहाँ से एक टेबल के माध्यम से भी इसको एक कर सकते हैं। इसके अलावा एक द्वित्व यानी कि व्यंजन द्वित्व हैं जो शब्द में समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, जैसे सम्मान, बच्चा, अड्डा। तो मैं 2 बार आता है, एक आधा और एक बड़ा, तो इस तरह से इनको हम व्यंजन द्वित्व कहते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक वर्णमाला, जो कि हमने हिंदी के प्रथम अक्षर से शुरू करते हुए स्वर और व्यंजनों के बारे में आपको बताया है। इससे संबंधित एक जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, करीब 25-26 क्वेश्चंस हैं जो इसमें से चैप्टर में से आपको आ सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और अपनी आप जो नोट्स आपने इनको देख करके बनाए हैं उनके द्वारा आप उनको सोल्व कर पाएंगे। तो ये जो चैप्टर आपका वर्णमाला का, इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस अवश्य मिलेंगे और आप यदि इनका सही प्रकार से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको ये वर्णमाला का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आपको इससे संबंधित PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही और हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको वर्णमाला से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी होगी। उसमें आप अपना जो आपने पढ़ा है उसको चेक कर पाएंगे। धन्यवाद।